Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्थमार्क के प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लासेस में हमने समझा था कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई मिलकर प्राइस डिटरमाइन करता है, लेकिन आज हम समझेंगे कि मार्केट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये इकोनॉमी में क्या रोल निभाता है। आज की क्लास का थीम है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इकोनॉमिक रोल। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जब हम मार्केट का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सब्जी मंडी, मॉल या दुकान का तस्वीर आपके दिमाग में आती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब सिर्फ फिजिकल जगह नहीं होता। मार्केट का मतलब है किसी भी सिस्टम या अरेंजमेंट जहां बायर्स और सेलर्स गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। तो इन सिंपल टर्म्स, मार्केट जो हम समझते हैं कि एक फिजिकल लोकेशन होती है जहाँ पे गुड्स और सर्विस खरीदे बेचे जाते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स में मार्केट इससे बहुत बड़ा है। मार्केट जरूरी नहीं कि फिजिकल प्लेस हो एक इकोनॉमिक टर्म्स में। ये ऐसा सिस्टम है और अरेंजमेंट है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, ऑफलाइन फॉर्म मोड में हो या ऑनलाइन मोड में। तो बेसिकली इन टर्म्स इकोनॉमिक्स, मार्केट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिजिकल प्लेस, इट कुड बी एनीथिंग। मार्केट ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू बायर्स और सेलर्स आपस में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। की फीचर्स क्या होंगे मार्केट के? पहला है बायर्स एंड सेलर्स। किसी मार्केट में कम से कम एक बायर और एक सेलर देखने को मिलता है। दूसरा फीचर्स का प्रोडक्ट सर्विसेज। मार्केट के अंदर एक्सचेंज होने के लिए कोई गुड या सर्विस होनी चाहिए। पहला हम देखा बायर्स एंड सेलर्स, किसी मार्केट में कम से कम एक बायर और एक सेलर होना चाहिए। वही किसी मार्केट में कोई एक गुड और सर्विसेज होना चाहिए जो एक्सचेंज हो रहा है। तीसरा हमने देखा प्राइस मैकेनिज्म। मार्केट के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है उसका प्राइस जो है कि किस प्राइस पे वो एक्सचेंज होगा मार्केट में, वो डिटरमाइन होता है सप्लाई और डिमांड के जरिए। अगला आपका है कम्युनिकेशन। मार्केट के अंदर इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। इंफॉर्मेशन सच एज कि प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है गुड्स और सर्विसेज की, जो बायर्स और सेलर्स के लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे फ्लो होता है। चौथा है कंपटीशन। मार्केट में जो प्राइस होता है, जो गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है, उसका जो प्राइस है वो सप्लाई ऑफ डिमांड के फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन हो रहा है। और उस प्राइस को लेके कैसा कंपटीशन मार्केट में, वो रेंज करता है आपका परफेक्ट कंपटीशन से लेके मोनोपोली तक। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ये सारे मार्केट के स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर जो प्राइसेस है गुड्स के वो अलग अलग तरीके से डिटरमाइन होते हैं। अब वो मार्केट स्ट्रक्चर ही आपका प्राइस क्या रहेगा गुड्स और सर्विसेज का मार्केट के अंदर वो डिटरमाइन करता है कि आपका प्राइस कैसा होगा, क्या होगा। अगला आपका है प्लेस न्यूट्रल। जैसे पहले आपको बताया, मार्केट आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है और ये प्लेस तक सीमित नहीं है। प्लेस न्यूट्रल है, इट मीन्स मार्केट आपका लोकल भी हो सकता है, नेशनल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है और डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये थे आपके कुछ बेसिक फीचर्स मार्केट के। थोड़ा इसको रिमाइंड कर लेते हैं। पहला, बायर्स और सेलर्स, कम से कम एक बायर एक सेलर होना चाहिए मार्केट के अंदर। दूसरा, प्रोडक्ट और सर्विसेज, मार्केट के अंदर गुड्स और सर्विसेज, कोई गुड या कोई सर्विसेज एक्सचेंज होनी चाहिए। तीसरा आपका प्राइस मैकेनिज्म, ये कहता है कि मार्केट के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज जो ट्रेड हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, उसका प्राइस जो है वो डिटरमाइन होगा डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के थ्रू। तीसरा आपका कम्युनिकेशन, इट मीन्स की इंफॉर्मेशन जो है मार्केट में रिलेटेड टू गुड्स, कि गुड्स की प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, वो सब सारी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है मार्केट के अंदर गुड्स और बायर्स और सेलर्स के बीच में। चौथा आपका कंपटीशन है। कंपटीशन आपका मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह का है वो कंपटीशन पर निर्भर करता है और मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ही इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस के ऊपर, ये प्राइस कैसे डिटरमाइन हो रहा है मार्केट के अंदर गुड्स का और प्राइस क्या है। अगला आपका लास्ट था आपका प्लेस न्यूट्रल। इस मीन्स कि मार्केट आपका कुछ भी हो सकता है, लोकल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है, नेशनल हो सकता है, फिजिकल फॉर्म हो सकता है और डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये था आपका मार्केट का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर बताता है कि मार्केट किस तरह से ऑर्गेनाइज की गई है। मार्केट मतलब बायर्स और सेलर्स का समूह जहाँ पे कोई एक गुड और सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है। और मार्केट में कैसे ऑर्गेनाइज किया गया मार्केट को हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर रेफर टू हाउ मार्केट ऑर्गेनाइज। मार्केट जो ऑर्गेनाइज हो रही है वो अलग अलग बेस हो सकती है। अगर हम कंपटीशन के टर्म से बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, उसके बेस पे भी मार्केट को स्ट्रक्चर देखा जाता है। कंपटीशन के आधार पर मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम दो पार्ट से डिवाइड करते हैं, परफेक्ट मार्केट, दूसरा आपका इनपरफेक्ट मार्केट।
कंपटीशन के आधार पर जो मार्केट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज हो रहा है, मार्केट ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसको हम दो पार्ट से डिवाइड करते हैं, परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट। डिग्री ऑफ कंपटीशन, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट के अंदर किस इंटेंसिटी का कंपटीशन है वो डिटरमाइन करता है कि जो इंडिविजुअल फर्म है मार्केट के अंदर उसका कंट्रोल प्राइस के ऊपर क्या होगा। एक बार यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, मार्केट के अंदर जो गुड और सर्विसेज जो ट्रेड होती है उसका प्राइस डिटरमाइन किया जाता है डिमांड सप्लाई के फोर्सेस के थ्रू। और मार्केट किस तरह से ऑर्गेनाइज की गई है, मार्केट में कंपटीशन किस लेवल का है, वो भी आपका इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर जो इंडिविजुअल फर्म है उसका प्राइस पे कंट्रोल किया है। प्राइस पे कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल फर्म के पास इतनी पावर है कि वो मार्केट में गुड्स ट्रेड हो रही है उसका प्राइस को वो इन्फ्लुएंस कर सके। तो कंपटीशन के आधार पे अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, फर्म्स के बीच में हाई कंपटीशन देखने को मिलता है फर्म्स के बीच में, तो इंडिविजुअल फर्म्स जो होते हैं उनका कंट्रोल कम होता है प्राइस के ऊपर। अगर कंपटीशन कम है और लेस कम कंपटीशन है मार्केट के अंदर, तो मार्केट में इंडिविजुअल फर्म्स है उनका कंट्रोल प्राइस के ऊपर ज़्यादा देखा जाता है। तो बेसिकली कंपटीशन का लेवल जो है मार्केट के अंदर वो इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअल फर्म्स जो है उनका कंट्रोल प्राइस के ऊपर कितना है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंपटीशन के आधार पर मार्केट को दो पार्ट से बांटा गया है, परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट आपको हो गया परफेक्ट कंपटीशन, या आपको परफेक्ट मार्केट हुआ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। और इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट जो होता है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं जो आपके हैं मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। तो बेसिकली मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली आपका आ गया इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट, कम्पिटिटिव मार्केट। और आपका परफेक्ट कंपटीशन है वो आपका आ गया परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। तो बेसिकली कंपटीशन के आधार पर मार्केट दो पार्ट्स में बांटा गया है, पहला आपका परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, दूसरा आपका इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट आपका एक पार्ट है, इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का आपको तीन तरह के मार्केट्स देखे जाते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर देखे जाते हैं जो आपका है, और मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये अलग टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर है, अलग अलग फॉर्म है मार्केट स्ट्रक्चर के जो बेस्ड है ऑन दी कंपटीशन के, किस लेवल कंपटीशन मार्केट के अंदर है उसके ऊपर आधारित है ये आपका चार मार्केट स्ट्रक्चर। पहला आपका परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा आपका मोनोपोली, तीसरा आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड चौथा आपका ओलिगोपोली। इन मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में वन बाय वन हम आने क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि कंपटीशन और मार्केट को बांटा गया है जो है कि दो तरीके होते हैं, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, दूसरा आपका इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट एक टाइप आपका, इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर तीन तरह के मार्केट स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। इनके कुछ की फीचर्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के, वो यहाँ पे मैंशनड है, और ये हम सारे मार्केट एक वन बाय वन करके हम आने वाली क्लासेस में हम कवर अप करेंगे। अब अगला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट का इकोनॉमी में क्या रोल है। इकोनॉमिक का मतलब आप सबको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर रहने वाले लोग कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिनसे वो अपनी जीविका अर्जित करते हैं, उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमिक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो लोग रह रहे हैं उस सिस्टम के अंदर वो अपनी जीविका के लिए, जीविका पालन के लिए, अपने जीवन जीने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमी के जो मेन कंपोनेंट्स है, किसी भी इकोनॉमी के मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। हम देखने वाले हैं इस स्लाइड के थ्रू कि मार्केट का क्या रोल है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी ऐसे सिस्टम के अंदर जहाँ पे रहने वाले लोग अपनी जीविका जीने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसमें मार्केट क्या रोल प्ले करता है। मार्केट के बिना कोई भी इकोनॉमी का प्रॉपर फंक्शनिंग पॉसिबल नहीं है। मार्केट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी के फंक्शनिंग में। मार्केट हेल्प करता है जो रिसोर्सेज है इकोनॉमी के बाहर उसको एलोकेट करने में, इनोवेशन को इनकरेज करता है मार्केट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ड्राइव करता है मार्केट। ये सारी चीज़ें कैसे होती है हम आने सेक्शन में पढ़ेंगे। पहला आपका है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिसोर्सेज जो इकोनॉमी के अंदर होते हैं वो आपके लिमिटेड होते हैं, और उन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करके जो ह्यूमन्स की वांट्स है इकोनॉमी के अंदर उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो मार्केट आपका हेल्प करता है रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन के अंदर। देखिए किस तरह आपने देखा कि मार्केट के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस का प्राइस जो डिटरमाइन हो रहा है वो डिटरमाइन हो रहा है डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से। बेसिकली ये कहना चाहता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पे मार्केट में जो प्राइस होता है गुड्स का उसको इक्विलिब्रियम प्राइस हम बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। तो थ्रू प्राइस मैकेनिज्म मार्केट हेल्प्स टू डिटरमाइन, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू मार्केट हेल्प करता है ये पता करने में कि कौन से गुड्स बनाया जाए और कितनी मात्रा बनाया जाए प्रोड्यूसर्स के लिए, और साथ ही साथ
ये हेल्प करता है ये पता लगाने में कि कंज्यूमर को क्या चीज़ चाहिए और किस मात्रा में चाहिए। एक बार ध्यान समझिएगा, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब है रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके आपको लोगों के जो वांट्स है उसको आपको पूरा करना है मार्केट इकोनॉमी को। मार्केट थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस के थ्रू ये बताता है कि क्या गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोड्यूसर के द्वारा किस मात्रा में प्रोड्यूस किया जाएगा, और कंज्यूमर के लिए मार्केट ये बताता है कि कंज्यूमर क्या चीज़ खरीदेगा और किस मात्रा में खरीदेगा, ये आपका बताता है मार्केट। एग्जाम्पल तौर पे अगर इलेक्ट्रिक कार की प्राइसेस बढ़ रही है थ्रू राइजिंग डिमांड, ये इंडिकेट करता है कि प्रोड्यूसर को इसका प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ गई इलेक्ट्रिक कार्स की, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक कार्स की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, वो इंडिकेट करेगा, वो इन्फॉर्मेशन देगा प्रोड्यूसर को कि आपको अब इलेक्ट्रिक कार्स की प्रोडक्शन बढ़ा देनी चाहिए। तो ये हेल्प करता है मार्केट कि कौन से गुड्स बनाए जाए, किस मात्रा में बनाया जाए, कौन से गुड्स खरीदे जा रहे हैं, किस मात्रा में खरीदे जा रहे हैं। अगला है प्रमोशन ऑफ कॉम्पिटिशन। अगर मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन मतलब कि काफ़ी सारे यहाँ पे फर्म्स है तो मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस केस में कॉम्पिटिशन आपका ड्राइव करता है लोअर प्राइसेस, वो क्वालिटी इंप्रूव करता है गुड्स और सर्विसेज की, इनोवेशन लेके आता है मार्केट के अंदर। समझने की कोशिश कीजिएगा, लेट्स से एक मार्केट है आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री ले लेते हैं, जिसमें आपका आज के टाइम प्लेयर्स है, रिलायंस है, आपका जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सारे आपके प्लेयर्स है, मार्केट फर्म्स है जो टेलीकॉम मार्केट में ऑपरेट करते हैं। अगर इनके बीच कॉम्पिटिशन होगा, कॉम्पिटिशन होने से क्या होगा कि मार्केट में जो प्राइस है डेटा का, इंटरनेट सर्विसेज जो देते हैं, उनका प्राइस आपको कम होता दिखेगा, कि सबको चाहिए कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर उनकी सर्विसेज चूज़ करे। फर्म चाहती है कि हर हर कंज्यूमर उनकी सर्विसेज चूज़ करे। तो कंज्यूमर को अपनी तरफ लुभाने के लिए क्या होता है, कंपटीशन है, लुभाने के लिए प्राइस यहाँ पे कम देखने को मिलता है, जो कि आज के समय आपको देखने को मिलेगा भी कि आज के समय में जब कंपटीशन आया आपका टेलीकॉम कंपनी के अंदर, तो उन्होंने अपने कॉल रेट्स घटा दिए, इंटरनेट डेटा पैक्स का प्राइस उन्होंने कम कर दिया। तो बेसिकली जो कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर, वो लोअर प्राइस लेके आता है गुड्स और सर्विसेज की, वो क्वालिटी इंप्रूव करता है और साथ ही साथ इनोवेशन को भी वो जन्म देता है। तीसरा आपका कंज्यूमर चॉइसेस है। कंपटीटिव मार्केट के अंदर अगर मार्केट कंपटीटिव है, मतलब लार्ज प्रोड्यूसर है मार्केट के अंदर, तो वो लार्ज नंबर ऑफ गुड्स बनाते हैं अलग अलग टाइप के, तो वो कंज्यूमर को चॉइसेस देता है, वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देता है ब्रांड्स, और अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे उनको प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार इंडस्ट्री के अंदर आपको अलग अलग टाइप के हर एक लेवल का आपको कार्स मिल जाएगा, लग्जरी व्हीकल से लेकर आपको बजट फ्रेंडली व्हीकल्स तक। तो बेसिकली हर मार्केट में अगर कंपटीशन है मार्केट के अंदर, तो आप डिफरेंट डिफरेंट आपको मतलब कंज्यूमर को चॉइसेस मिलते हैं गुड्स के रूप में। ये आपका मार्केट आपका इनोवेशन को भी इंकरेज करता है, जो अभी लास्ट पिछले स्लाइड में देखा हमने। मार्केट में कंपटीशन है, कंपटीशन आपका लीड करता है टू प्राइस कट, लोअर प्राइसेस, वो आपका क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है कंपटीशन, साथ ही साथ वो इनोवेशन में भी हेल्प करता है। मार्केट मोटिवेट करती है कंपनी को कि अपने प्राइस कम, कॉस्ट कम करे, नई टेक्नोलॉजी लेके आए, नए प्रोडक्ट्स वो मार्केट में उतारे, मार्केट में टिके रहने के लिए। फैसिलिटिंग एक्सचेंज एंड स्पेशलाइजेशन। Market allow individuals to trade what they produce for what they need, leading to division of labor, geographical specialization. मार्केट आपका लेबर डिवीजन लेबर को भी लीड करता है, साथ साथ ज्योग्राफी का आपका स्पेशलाइजेशन उसको भी लीड करता है मार्केट आपका। अगला आपका है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। मार्केट के अंदर जो प्राइस डिटरमाइन हो रहे हैं गुड्स और सर्विसेज के, वो सिग्नल देता है, दो चीज़ें सिग्नल करता है। अगर किसी गुड्स का प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है, मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत है। और किसी गुड्स का मार्केट में उसका प्राइस कम हो रहा है, इट मीन्स उसका डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, वो इंडिकेट करता है, यहाँ पे सरप्लस सिचुएशन इंडिकेट करता है। तो मार्केट में प्राइस जो मैकेनिज्म है वो प्राइस सिग्नल्स के थ्रू ये बताता है प्रोड्यूसर को कि प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करना है। अब प्राइस बढ़ रहा है किसी गुड्स का, इट मीन्स उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है गुड मार्केट के अंदर, सप्लाई उसकी कम है डिमांड के मुकाबले, तो प्रोड्यूसर को सिग्नल करता है कि इसकी सप्लाई आपको बढ़ानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर प्राइस किसी गुड्स का कम हो रहा है, वो इंडिकेट करता है कि आपका डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो वो इंडिकेट करता है प्रोड्यूसर को कि आपको इसकी सप्लाई आपको कम कर देनी चाहिए। मार्केट आपका इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। मार्केट एक एक्टिव मार्केट आपका अट्रैक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट जॉब क्रिएशन में हेल्प करता है, एंटरप्रेन्योरशिप में वो हेल्प करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस थे, ये सारा रोल प्ले करता है मार्केट किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तो मार्केट सिर्फ एक गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, इसका बहुत ही बड़ा रोल है इकोनॉमी के अंदर। ये इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एंड ग्रोथ में हेल्प करता है। ए वेल फंक्शनिंग मार्केट, जो एक प्रॉपर फंक्शनिंग मार्केट जो है, मार्केट सिस्टम जो है, वो इंश्योर करता है कि आपका रिसोर्सेज का एलोकेशन आपका
एफिशिएंट रूप में हो रहा है, वो इकोनॉमिक वेलफेयर को भी मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। आपको पता है रिसोर्सेज आपके इकोनॉमी के अंदर लिमिटेड है। अब इकोनॉमी को इसी लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने लोगों की जो इच्छाएं हैं, वांट्स हैं, उनको पूरा करना है। तो एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या हुआ? एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन का मतलब हुआ कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके जितनी ज़्यादा हो सके उतने आउटपुट प्रोड्यूस करें और सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करें लोगों का। इट मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज जो इकोनॉमिक अंदर है उसका यूज़ करके जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों की उतने ही लोगों की वांट्स पूरी की जाए, लोगों को सेटिस्फाई किया जाए इकोनॉमी के अंदर। इसका मतलब होता है एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं कहूँ इंडिया में पंजाब और बेंगलोर की बात करूँ, पंजाब के अंदर जो ज़मीन पाई जाती है वहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो लैंड ऑफ फर्टाइल है। वही बेंगलोर में आपका पूरा सेटअप है, IT हब है। एफिशिएंट एलोकेशन यहाँ पे तब होगा जब खेती बाड़ी जो होगी पंजाब में की जाए और IT रिलेटेड जो काम है वो सारे बेंगलोर में किए जाए। यहाँ पे तभी जाके रिसोर्स आपका एफिशिएंटली एलोकेट होगा। पंजाब में अगर मैं खेती बाड़ी ना करके वहाँ पर IT हब खोल दूँ और बेंगलोर में मैं IT हब ना ऑपरेट करके मैं वहाँ पे खेती बाड़ी करना शुरू कर दूँ, तो ये इससे क्या रिसोर्सेज की वेस्टफुलनेस देखने को मिलेगी। जो जगह जिस चीज़ के लिए बेहतर है, जिस चीज़ के काबिल है, उस जगह पे वही काम होना चाहिए। इसको बोलते हैं एफिशिएंट एलोकेशन। आपने बंटवारा किया रिसोर्सेज का एफिशिएंट वे में, इसी को बोलते हैं एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। मीन्स अपने रिसोर्सेज आपको लिमिटेड है, उसका आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है जिससे आपके जो लोग हैं, समाज के अंदर लोग रह रहे हैं, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, उनका बेहतर उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़े, उनकी इच्छाएं ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सके अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन करके बेहतर रूप से। अब एफिशिएंसी भी होती है एलोकेशन के अंदर, वो अलग अलग टाइप की होती है। पहली आपकी है एलोकेटिव एफिशिएंसी कहता है कि जो लोग चाहते हैं वही प्रोड्यूस हो। एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब हुआ जो लोग चाहते हैं उनको मिले वही चीज़ आप प्रोड्यूस करके दें उनको, तो उसको हम बोलते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस व्हाट पीपल एक्चुअली वांट। रिसोर्सेज का कुछ इस तरह इस्तेमाल किया जाए जिससे जो लोग चाह रहे हैं वही उनको प्रोड्यूस वही चीज़ उनको मिले, तब हम बोलेंगे एलोकेटिव एफिशिएंसी। अगली आपकी है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब हुआ गुड्स को कुछ इस तरह प्रोड्यूस किया जाए जिससे गुड्स को प्रोड्यूस करने की लागत जो है वो कम हो, सबसे कम कॉस्ट में प्रोडक्शन किया जाए गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। गुड्स आर प्रोड्यूस यूजिंग लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, गुड्स का प्रोडक्शन कुछ ऐसे किया जाए जिससे जो लागत आ रही है गुड्स को प्रोड्यूस करने की वो सबसे कम हो, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तीसरा आपका है पैरेटो एफिशिएंसी। पैरेटो एफिशिएंसी कहता है किसी को बेहतर बनाने के लिए किसी और को वर्स ना करना पड़े। मतलब इस तरह से आपका एलोकेशन हो रिसोर्सेज का जिसमें अगर किसी को बेहतर बनाने की इच्छा रखें तो उससे किसी और को हम वर्स ऑफ ना करें, उस केस में आपका पैरेटो एफिशिएंसी देखने को मिलता है। तो एफिशिएंसी का मतलब हुआ एफिशिएंसी का मतलब हुआ रिसोर्स एलोकेशन में कि आपके रिसोर्सेज जो पड़े हुए हैं उनका आपको बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। उसको भी उसमें भी आपको अलग अलग टाइप की एफिशिएंसी देखने को मिलती है। पहला आपका था एलोकेटिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी ये बात कहता है कि रिसोर्सेज का यूज़ इस तरह किया जाए, रिसोर्सेज का यूज़ उन गुड्स को प्रोडक्शन में किया जाए जो गुड्स और सर्विसेज आपके लोग चाहते हैं। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि गुड्स का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उसका प्रोडक्शन कुछ इस तरह से किया जाए जिससे आपकी लागत जो है वो सबसे कम हो। और पैरेटो एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ, पैरेटो एफिशिएंसी मतलब ये हुआ कि किसी को रिसोर्सेज एलोकेशन कुछ इस तरह से किया जाए, अगर किसी को बेहतर आप करना चाहते हैं किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, तो उस केस में आप किसी दूसरे सेक्शन सोसाइटी को आप वर्स ऑफ ना करें, उस केस में आपका जो एलोकेशन होगा वो पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन होगा। यहाँ पे सारी बात हो रही है एलोकेशन और रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज का बंटवारा का इन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। रिसोर्सेज आप यूज़ करके आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आपको रिसोर्सेज यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है कि रिसोर्सेज आपको किस तरह से बंटवारा करना है डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के बीच में। उसको डिसाइड करने के लिए आपका अलग अलग एफिशिएंसी पैरामीटर्स है। पहला आपका एलोकेटिव एफिशिएंसी है जो कहता है कि भाई रिसोर्सेज को इस तरह से बांटा जाए, उन गुड्स को प्रोडक्शन में लगाया जाए जो गुड्स आपके लोग चाहते हैं। दूसरा आपका प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, वो कहता है कि रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से बांटा जाए जिससे आपको प्रोडक्शन जो हो रहा है वो आपका मिनिमम कॉस्ट पे हो। तीसरा आपका पैरेटो एफिशिएंसी, वो कहता है कि रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से बांटा जाए कि अगर किसी एक सेक्शन सोसाइटी को मैं बेहतर करना चाहता हूँ, बेटर ऑफ करना चाहता हूँ, तो उस केस में दूसरा सेक्शन वर्स ऑफ ना हो। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अभी तक आपके एग्जाम में इस टॉपिक से जो अभी आज हमने पढ़ा है इससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, लेकिन आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाली क्लासेस में हम
इसके बेस पे ही जो आने क्लास है उसके बेस पे इस पे आधारित है, जिसमें हम पढ़ने वाले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर, उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, उनके फीचर्स क्या होते हैं, लॉन्ग रन में कैसे परफॉर्म करता ऑपरेट करता है परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट, शॉर्ट रन में कैसे ऑपरेट करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, कैसे कैसे होती है, देन उसके बाद मोनोपोली पढ़ेंगे, देन ओलिगोपोली पढ़ेंगे। तो आपके आने वाली क्लासेस जो है वो इस क्लास पे आधारित है, इस क्लास हमने रखी। ऑल्दो इस क्लास से इस टॉपिक से पढ़ा उससे अभी तक कोई क्वेश्चन पास ईयर में आपके यहाँ एग्जाम में नहीं देखने को मिले हैं। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट की टॉपिक को। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। धन्यवाद।